Hey everyone, today we have this छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट विद अस और इसको ये जस्ट 6 पेज का एक्ट है। इसमें टोटल 14 सेक्शंस है विच वी विल कंप्लीट इन दिस कंप्लीट सेशन। ये पूरे सेशन के एंड तक वी विल कंप्लीट ऑल दी 14 सेक्शंस एंड ऑल्सो जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें मैं रेफर कर दूंगा आपसे, तो डायरेक्टली लेट अस जस्ट गो थ्रू इट। ओके, नाउ दिस इज़ छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट। ये 2011 में आया था और इसमें आपको जो मेन चीज़ याद रखने की ऑक्सीडेंट की एसेंट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेनली इसमें मैटर करता है आपका गवर्नर का एसेंट, क्योंकि ये स्टेट लॉ है। ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है और इसमें गवर्नर की एसेंट आपको याद रखनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आपको एक और साथ में ये जब एनफोर्समेंट डेट है जो उसकी, वो भी याद रख लीजिए साथ में, विच इज़ नहीं लिख देता हूँ मैं, 6 नवंबर 2012। दिस इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट। इसको एनफोर्समेंट डेट लिख देता हूँ मैं, एनफोर्समेंट डेट। अपन फर्स्ट से लास्ट सेक्शन तक पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही बार में, ओके, विदाउट एनी ब्रेक। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब रीड करते चलेंगे। पहला है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल में आपको हमेशा पता है कि इसमें मेन मैटर क्या करता है, जो कि है एनफोर्समेंट डेट, जो अपन पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट जो उनको मेंटेन मैटर करता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो ये समझ लीजिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जो कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का, इसमें एक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे अपन, ट्रिब्यूनल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रायपुर में। ये बस आपको याद रखना पड़ेगा। ये सेक्शन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, दिस सेक्शन 6 एंड रेंट कंट्रोलर जो आता है वो सेक्शन 7 है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। रेंट कंट्रोलर जो है सेक्शन 7 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें से अपन। तो ये आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लीजिए, ताकि ये आपको याद रहे, आप भूलें ना इसको। जो रेंट कंट्रोलर है, रेंट कंट्रोलर इट इज़ इन रायपुर, और रेंट कंट्रोलर सेक्शन 7 में बताया गया। अपन रेंट कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, बट क्योंकि इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लोकल लॉज का, तो उस हिसाब से वील जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, दिस एक्ट में भी कॉल्ड छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। 2011 में ये एनेक्ट हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं गवर्नर की असेंट 2011 में मिली थी, तो ये एक्ट को 11, और एक्चुअली जो बिल होगा वो 11 में 2011 में पास हुआ होगा और प्रेजेंट भी हुआ होगा, और इसी समय इसको एसेंट भी मिल गई है। साथ ही साथ सबसे पहले पढ़ते हैं एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन में आप ये सारी इंक्लूसिव चीज़ें पढ़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है क्या नहीं होता है एकोमोडेशन, वो आप समझ लीजिए। जो भी एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज होती हैं लैंड, वो एकोमोडेशन नहीं मानी जाएगी। एग्रीमेंट मतलब टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसको एग्रीमेंट बोलेंगे। टू में 2 में एकोमोडेशन एग्रीमेंट। 3 में डिस्ट्रिक्ट के, छत्तीसगढ़ लैंड CGLRC मतलब सेम एज CGLRC। और जैसे आपको पता होगा कि CGLRC ही, या फिर ऐसा कहें कि MPLRC ही CGLRC है, बिकॉज CG एंड MP बोथ गॉट सेग्रीगेटेड इन द ईयर 2000, जो कि छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें। अब हैबिचुअल डिफॉल्टर जो है वो 12 मंथ में 3 से ज़्यादा बार 3 और मोर टाइम्स फेल हो जाता है रेंट पे करने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसको मार्क कर देता हूँ, 12 महीने और 3 से ज़्यादा ओकेजन्स। नाउ लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड फास्टली। लैंडलॉर्ड जो होगा, लैंडलॉर्ड इज द वन हु इज फॉर द टाइम बीइंग, जो रिसीव कर रहा है, और या फिर जो मान सकते हैं कि ये रिसीव कर रहा होता, या क्या तो खुद के अकाउंट पे या तो अपने एजेंट के अकाउंट पर, ठीक है, या फिर किसी और पर्सन कह सकते हो आप, या फिर एजेंट के अकाउंट पर। ट्रस्टी भी इसमें जो ट्रस्टी रहेगा, ही इज ऑल्सो, बिकॉज ही इज ऑल्सो रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ रेंट आउट ऑफ समथिंग ना विच हैज़ बीन टेस्टेड बाय द ऑथर ऑफ अ टेस्ट, तो इसलिए लैंडलॉर्ड में अपन ट्रस्टी को भी इंक्लूड करेंगे, गार्जियन को भी इंक्लूड करेंगे, और रिसीवर को भी इंक्लूड करेंगे। रिसीवर वो CPC वाला रिसीवर जो बताया गया है, CPC वो CPC वाला रिसीवर जो है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
म्यूनसिपल एरिया देख लीजिएगा। ओल्ड एक्ट मतलब 1961 वाला सेम एक्ट जो है अकोमोडेशन कंट्रोल, क्योंकि एमपी में भी अकोमोडेशन कंट्रोल ही चलता है, जिसको एमपीएसी बोलते हैं। एमपीएसी एक्ट चलता है, पहले ये सीजीएसी एक्ट ही था। एमपीएसी एक्ट और सीजीएसी एक्ट वर सिमिलर अर्लियर, तो ये सेम ही थे। ओल्ड एक्ट से आपका मतलब 1961 का एक्ट। रेंट जो भी है पेबल बाय टीनेंट। कंट्रोलर जो सेक्शन 7 के अंदर है, कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 6 के अंदर है। अभी ऊपर नीचे इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली ये जो कंट्रोलर है ये सेक्शन 6 पहले बताया गया, लेकिन इसको ऊपर क्यों नहीं है, नीचे, ये नीचे क्यों है, इसका आंसर है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल टी आता है जो कि बाद में आएगा इसके, तो इसको बाद में बताया गया है। रिपील एक्ट वही है जो 1961 का रिपील कर दिया गया था, दैट इज द रिपील एक्ट। डेफिनेशन में से सिर्फ दीज थिंग्स है आफ्टर सोशल न्यूसेंस। सीरियल नंबर 10 शेड्यूल 4 में जो भी बताइए वो सब सोशल न्यूसेंस होगी। अब आपको ये याद रखना है कि सीरियल नंबर 10 इसको एंट्री टाइम भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो रेफर टू इज और एंट्री 10, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। टीनेंट की डेफिनेशन देख लीजिएगा क्योंकि ये इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपन एक बार रीड कर लेते हैं व्हाट इज टीनेंट। द पर्सन by whom or on whose account or on behalf rent is or but for a contract express or implied would be payable for any accommodation to his landlord including the person who is continuing his possession after the termination of his tenancy otherwise than in contract order or decree or eviction clause under the provisions of act। मतलब कोई टीनेंट था, अगर वो मर भी जाता है उसके बाद जो कंटिन्यू करेगा ना, he is also he will also be called a tenant। अगर कोई डिक्री या ऑर्डर इसके रिपग्नेंट नहीं आएंगे, unless डिक्री या ऑर्डर रिपग्नेंट नहीं आएंगे, नो डिक्री नो नॉट रिपग्नेंट। चलिए नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। in case of death of person referred to in case of death of person referred to in clause 1, in case of accommodation and for residential purposes, his surviving spouse, son, daughter, mother, father who had been ordinarily residing with him in such accommodation as member of his family up to his death, जो स्टार्टिंग से एंड तक रह रहे थे। इन केस ऑफ अकोमोडेशन लेटर फॉर कमर्शियल पर्पज और फॉर बिजनेस, इसमें सर्वाइविंग स्पाउस आएगा, सन आएगा, डॉटर आएगा, मदर, फादर जो पहले रह रहे थे या जो बिजनेस रह रहा था, बिजनेस कर रहा था तब रह रहे थे, और लास्ट तक रहते रहे, डेथ तक। एग्जम्पशन पर लीजिएगा, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वो एग्जेम्प्टेड है। इसके कोई भी सेक्शन, इस एक्ट का कोई भी सेक्शन गवर्नमेंट की बिलोंगिंग पर अप्लाई नहीं होगा, फर्स्टली। सेकेंडली, जो स्पेशल किसी नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, बस सिंपल सी चीज़, इसका तो कोई गवर्नमेंट बोर्ड है, कोई कॉरपोरेशन है, वो वैसे ही नहीं होगा, वैसे ही इस चीज़ से एग्जेम्प्टेड है। और बाद में अगर गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकालता है कि ये भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट और एनी सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो भी इसके अंदर एग्जेम्प्टेड होगा। टीनेंसी एग्रीमेंट, टीनेंसी एग्रीमेंट हर चीज़ इसमें बताया गया था कि इसके पहले जो भी, इसके पहले तक मतलब 2011 के पहले तक अगर कुछ ओरली होता था तो भी, और 2011 के बाद हर चीज़ राइटिंग में होगी। और ये जो ओरल वाले थे ये भी राइटिंग में कर दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ ये डिक्लेरेशन है और इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, एक रीडिंग कर लेंगे तो इनफ हो जाएगा। मैं इस चीज़ का PDF इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्लॉज बी जो है वो बताता है कि अगर पहले किसी लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट ने नो एग्रीमेंट किया था, कोई एग्रीमेंट नहीं था रिटन, तो अब वो लोग एग्रीमेंट बनाएंगे, नो एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज देयर, तो अब वो लोग क्या करेंगे, फाइल दी सेम बिफोर द रेंट कंट्रोलर इस एक्ट के आने के बाद। अगर जहाँ दोनों, अभी बताता है इसके बाद वाला प्रोविजन बताता है कि जहाँ दोनों एक साथ फाइल कर नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, और दोनों एग्रीमेंट ही नहीं बना पा रहे हैं, क्लॉज के अंदर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर एग्रीमेंट ही नहीं बना पा रहे हैं तो वो लोग सेपरेटली फाइल कर देंगे कंट्रोलर के सामने, ठीक है। टीनेंसी के बारे में अलग अलग कर देंगे अगर एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो। और जो भी पीरियड होना चाहिए, जो भी जैसा भी जैसे भी फ्रेम के अंदर वो लोग वैसा बनाएंगे ना, वो उस हिसाब से बनाएंगे जैसा प्रिस्क्राइब रहेगा। ये एज में भी प्रिस्क्राइब जरूरी से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और रेंट वही होगा जो अग्री किया जाएगा। अब रेंट में ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो इंक्लूड नहीं होगा वो सब इंक्लूड होगा, वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। जो इंक्लूड नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है,
क्योंकि दैट इज़ नॉट इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव डेफिनेशंस में जो इंक्लूड नहीं किया जाता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक्सेप्शन बन जाता है। तो जो एमिनिटीज़ के लिए चार्ज आप देते हैं वो इंक्लूड नहीं होगा, और मतलब वो एमिनिटीज़ जिसके लिए आप सेपरेटली करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई टैंक है, वाटर टैंक, जो कि बगल में है, जिसको लैंड ओनर भी लैंडलॉर्ड भी यूज़ करता है और जिसको टीनेंट भी यूज़ करने के लिए परमिशन बाद में ले लेता है, तो उसके लिए जो अलग से पैसा देता है वो इस रेंट में इंक्लूड नहीं होगा। दैट इज़ टोटली डिफरेंट अग्रीमेंट। तो ये इस चीज़ के लिए अलग से जो अग्रीमेंट किया गया है उस चीज़ के लिए जो पे करना है कम्युनिटीज़ के लिए, दैट इज़ पेबल डिफरेंटली, तो उस चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और हर चीज़ को हर जो रेंट को 15वें दिन उनको देना पड़ेगा, हर मतलब ये 15वें दिन अगले महीने के 15वें दिन को देना पड़ेगा। बाय का मतलब है, बाय मतलब 15वें दिन तक, 15th डे तक बाय का मतलब होता है कि उसके पहले ही दे देना है। और 15 जो होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बता रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, अपन बाकी सब मिटा देते हैं। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इसको हाईलाइट करते चलते हैं। सी स्टेट गवर्नमेंट विल मेक इट 30 डेज, मतलब 6 नवंबर 2011 के बाद, बिकॉज इट इज़ द एनफोर्समेंट डेट, 6/11/2012 के बाद 30 दिन के अंदर, मतलब 6/12/2012 तक ये बन चुकी होगी छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल ट्रिब्यूनल, और इसको बोला ही जाएगा ACG लैंड कंट्रोल ट्रिब्यूनल। दिस विल बी कॉल्ड छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। इसमें ऑफेंसेस जो भी कंप्लेंट्स होंगी, ऑफेंसेस होंगी, रेंट से रिलेटेड होगी, रेगुलेशन से रिलेटेड होगी, और कंट्रोल के से रिलेटेड होगी, टीनेंसी एग्रीमेंट से रिलेटेड होगी, वो सारे इसमें वो इस चीज़ को डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। और इसमें मेंबर्स कितने रहेंगे, 1+2 कर लीजिए, चेयरमैन रहेगा, ये 1+2 मेंबर्स रहेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें मेंशन होगा कि सेकेंड क्लॉज में कि नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, 2 और 2 से ज़्यादा होने चाहिए चेयरमैन को छोड़कर, ठीक है। तो जो चेयरमैन रहेगा वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा, डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट जज रहेगा रिटायर्ड, जो चेयरमैन बनेगा। चेयरमैन मतलब अध्यक्ष बनेगा, जो अध्यक्ष। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का रिटायर्ड रहेगा और जो हाई कोर्ट जज रहेगा वो अध्यक्ष बनेगा इसका, +2 मेंबर्स रहेंगे जो कि सिविल जज क्लास 1 से नीचे नहीं रहेंगे। सॉरी हाई कोर्ट जज रहेगा रिटायर्ड और डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है जो कि अध्यक्ष बनेगा। 2 अदर मेंबर्स रहेंगे, सच अदर मेंबर्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जिनकी तय करेगी कि कितने हो सकते हैं, पर वो 2 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। अगेन नाउ अगर चेयरमैन की पोस्ट कोई खाली आती है तो कार्यकारी अधिकारी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जो कार्यपालिक उस टाइम के लिए जो ऑफिस संभालेगा, ऑफिस बियरर बन जाएगा चेयरमैन का। और जो रजिस्ट्रार बनेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो रजिस्ट्रार बनेगा वो सिविल जज क्लास 1 से नीचे नहीं रहेगा, या फिर डिप्टी सेक्रेटरी, जो जनरली IAS होते हैं वो IAS वो बनेंगे, इसके रजिस्ट्रार बनेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो डिप्टी सेक्रेटरी रहेगा वो बनेगा, मतलब IAS लगभग जब 20 साल की जॉब कर लेता है तब वो डिप्टी सेक्रेटरी बन जाता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो या तो सिविल जज +1 या डिप्टी सेक्रेटरी रहेगा। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। फिर अपन मूव करते हैं 5th क्लॉज की तरफ। जब भी ये फंक्शनल हो जाएगा, जो कि था 11 नवंबर, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 11 नवंबर 2012 के बाद से सारे कोर्ट्स का जुरिडिक्शन खत्म हो जाएगा। द कोर्ट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स शेल सीज। लेकिन इसका एक बार पहले प्रोविजन पढ़ते हैं, उसके बाद वाली इसके आपको अभी तक यहाँ पढ़ी है, फिर इसका सीधे प्रोविजन पे आ जाएगी। लेकिन जो चल रहा होगा ना वो चलता रहेगा। ऑल केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी शेल कंटिन्यू टू बी प्रोसीड ओल्ड एक्ट के हिसाब से। लेकिन 2 कोर्ट है जिनकी जुरिडिक्शन कभी खत्म नहीं होगी, हाई कोर्ट एंड SC की। कौन से आर्टिकल्स के अंदर, 126 के अंदर, सॉरी 136 के अंदर, और 226 के अंदर, 227 के अंदर, जो कि जुरिडिक्शन बताता है हाई कोर्ट का 226, 227, और 136 जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सॉरी इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो रायपुर में रहेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बता सकती है कि इसकी खंडपीठ कहाँ तक, कहाँ पर अलग अलग सुनवाई कर सकती हैं, ये इस मैटर की कहाँ और सुनवाई हो सकती है। टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रिस्क्राइब कर देगी स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स ऑल। दैट वाज योर सेक्शन 6। इस PDF को पूरा मैं बनाया दे दूंगा, तो आप इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे, तो विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड ऑल ओवर अबव। अब रेंट कंट्रोलर आ जाएगा।
जो रेंट कंट्रोलर होगा वो डिप्टी कलेक्टर से नीचे नहीं होगा, ठीक है, पहली चीज़। और जो रेंट कंट्रोलर होगा रेंट ट्रिब्यूनल के नीचे होगा, बना देते हैं ऐसा अपन। RCT मीन्स रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के नीचे होगा रेंट कंट्रोलर, ओके। पावर्स एंड फंक्शंस जो रहेंगे, फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, ठीक है, फेयर एनफ, जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे वो रहेगा। पर जनरली जो रहेंगे वो, और जो नोटिफिकेशन रहेगा उसमें ये तो होना ही चाहिए, इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी इस चीज़ के पर्पज़ है, जो भी जो एक्ट बनाने का पर्पज़ है वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़, एपेलेट अथॉरिटी की तरह फंक्शन करना पड़ेगा उसको, जो रेंट मान लेते हैं, क्योंकि जो रेंट कंट्रोलर नीचे है इसने कोई एक ऑर्डर दिया, इससे कोई पर्सन एग्रीव है तो हु कैन मूव टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, rent control tribunal, okay, and that aggrieved person can move to rent control tribunal because it is the appellate authority, okay. अच्छा, एक और चीज़ है, जो पहले 1961 वाला एक्ट था, है ना, उसमें हाई कोर्ट के कुछ पावर्स थे, हाई कोर्ट के, तो वो हाई कोर्ट के पावर्स भी जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है ना वो एंजॉय कर सकती है, वो सारे वो सारे एक्सरसाइज कर सकती है। वो अपना एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो इसमें जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल रहेगी, इट विल बी इक्वल टू हाई कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग द पावर्स, ओके। पनिश भी कर सकती है कंटेम्प्ट के लिए, अगर कोई ऑर्डर दिया है उसका डिसोबे किया है तो उस ऑर्डर के डिसोबे के लिए कंटेम्प्ट भी कर सकती है, एज एफ इट वर अ हाई कोर्ट, ओके, सॉरी, हाँ। नाउ लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रेंट कंट्रोलर। वही सारे पावर्स एंड फंक्शंस रहेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जो भी पर्पज़ है इस एक्ट का अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर देंगे। मतलब जो रेंट कंट्रोलर रहेगा ना, मान लो उसके लिए एक डिवीज़न दिया है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट दिया है, ये डिस्ट्रिक्ट दिया है, कोई म्यूनसिपल एरिया है, ठीक है, म्यूनसिपल एरिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, या कोई भी पर्टिकुलर एरिया है ना, इसमें जो रेंट कंट्रोलर है ना वो अपनी सारी एक्सरसाइज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस एरिया के लिए अकाउंटेबल रहेगा, बाकी और कहीं के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी सकती है, और जो नोटिफिकेशन को ज़रूरी है कि वो इस चीज़ों को इंक्लूड करे, शैल लिखा ना, तो शैल मतलब ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को इंक्लूड करे, जो कि डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड टेनेंट्स, राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड सिक्योर करने के लिए, और टेनेंट्स के भी कुछ राइट्स होते हैं जो कि आप आगे चल के शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में पढ़ेंगे आप, तो वो भी रहते हैं, और ऑब्लिगेशंस भी वही शेड्यूल्स में दिए हुए हैं। एंड आई गेस शेड्यूल्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना ये सेक्शंस, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पार्ट है, सॉरी दिस इज सब्सटेंटिव पार्ट, तो ये चीज़ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जस्ट फोकसिंग अपॉन दी शेड्यूल्स। तो जो प्रोसीडिंग्स है रेंट कंट्रोलर की 6 मंथ्स के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, कैसे भी करके 6 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। और एक और चीज़, हमें 40 डेज़ वाला 40 ओके, वो सेक्शन 11 में आएगा 45 डेज़ वाला, कि जो प्रोसीडिंग्स है ना ये अपनी 6 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, वो सेक्शन 9 कहता है अपना। कोई भी प्रोसीडिंग्स है जो अपीलेट रेंट कंट्रोलर के सामने, साथ में इसके अपन सेक्शन 11 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाना अपन ने तो एक एग्जीक्यूशन ही पढ़ लेते हैं। जो एग्जीक्यूशन है ना, इसमें एक 45 डेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक क्लॉज है, विच सेज दैट हाँ, जो कि है कि जो 45 डेज के अंदर एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग सारी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। रेंट कंट्रोलर एप्लीकेशन पर, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन, जो कि जैसे अपन सीपीसी का ऑर्डर 21 है ना, उसके लिए अपन लगाते हैं सेक्शन 36 है, इस वो है सेक्शन 36 है सीपीसी में जो है सेम है, इसमें एग्जीक्यूशन के लिए अपन एप्लीकेशन लगाएंगे। सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो अपन एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, और उस एप्लीकेशन पे जो रेंट कंट्रोलर रहेगा ना वो एग्जीक्यूट करवा सकता है। एग्जीक्यूट करवाने के मोड्स रहेंगे वही सेम है, सेक्शन 51 ऑफ सीपीसी, अटैचमेंट, सेल, अरेस्ट, डिटेंशन, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेक्शन 60, अपॉइंटिंग एन एडवोकेट, जो उस रिम्यूनरेशन पे रहेगा कमीशन के लिए, जो कि ऑर्डर 26 है ना उसके हिसाब से होगा, ऑर्डर 26 के हिसाब से कमीशन जाएगी इसमें, सीपीसी का ऑर्डर 26 के हिसाब से उस रिम्यूनरेशन मतलब उस पैसे के लिए जो गवर्नमेंट ने तय किए होंगे, उस पैसे के लिए वो एडवोकेट को नियुक्त कर सकती है फॉर कमीशन, और परेशान डिलीवरी की परेशान भी ले सकती है। ये सेक्शन 51 में नहीं दिया हुआ है सीपीसी के, बट हाँ इसमें दिया हुआ है। और कोई भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी लोकल बॉडी का सहायता ले सकती है
अपना ये जो ट्रिब्यूनल है, साथ ही में सॉरी ट्रिब्यूनल नहीं, जो अपना कंट्रोलर है। अब अपन इसके साथ में पढ़ते हैं कि जो वैकेट नहीं करता प्रेमाइसिस, उसके साथ क्या क्या हो सकता है। कोई ऑर्डर आया, उसके 3 महीने के अंदर उसने वैकेट नहीं किया, ठीक है। सर्टिफिकेट मतलब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी रहेगा ना, ये एक ऑर्डर रहेगा। जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी रहेगा एक ऑर्डर रहेगा। तो अगर उसके 3 महीने के अंदर जो टीनेंट है उसने जो प्रेमाइसिस है वो वैकेंट नहीं किया, मतलब खाली नहीं किया, तो उसको उस डेट की इशू, उस इस ऑर्डर की डेट से लेके जो मीन प्रॉफिट रहेंगे, मतलब जो, क्योंकि वो रॉन्गफुल पोजीशन में, अपन ने मीन प्रॉफिट पढ़ा है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में अपन ने मीन प्रॉफिट का मतलब पढ़ा है, जो रॉन्गफुल पोजीशन में होल्ड कर रहा हो कोई व्यक्ति और उसके पास जो जो उससे प्रॉफिट आए वो उस प्रॉपर्टी से, एक्सक्लूडिंग द इम्प्रूवमेंट, जो ये कोई इम्प्रूवमेंट करवाया होगा तो उसको एक्सक्लूड करके उस मीन प्रॉफिट को दो गुना करके देना पड़ेगा। जो कि रेंट होता है उस एकोमोडेशन का, उस मीन प्रॉफिट को 2 गुना करके देना पड़ेगा उस रेंट का, ठीक है। अगर वो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए था, 3 गुना देना पड़ेगा अगर वो कमर्शियल पर्पज के लिए था, और फिर एक और चीज़ में 3 गुना देना पड़ेगा वो इमीडिएट पोजीशन के लिए था। मतलब 2 गुना देना पड़ेगा कब, जब वो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए था। 3 गुना कब देना पड़ेगा, जब वो कमर्शियल पर्पज के लिए था। और चौथा 3 गुना फिर से कब देना पड़ेगा, जब वो इमीडिएट पोजीशन के लिए था। और ये सारी प्रोसीडिंग्स विद इन 45 डेज कंप्लीट हो जानी चाहिए, कैसे भी, एनी हाउ, ठीक है। अब बीच में अपना सेक्शन 10 छूट गया, अपन सेक्शन 10 पढ़ते हैं। छूट नहीं गया मतलब अपन ने उसके स्किप किया था एकदम आगे बढ़ने के लिए। जो प्रोसीजर रहेगा ना वो सीपीसी के हिसाब से रहेगा, सीपीसी के हिसाब से पूरा रहेगा। ठीक है। अपन इसमें जो प्रोसीजर रहेगा ना, जो रेंट कंट्रोलर को फॉलो करना है, वो सीपीसी के हिसाब से नहीं करना है, नॉट बाय द सीपीसी, पर किसके हिसाब से करना है, अपन इसमें कुछ अलग कलर यूज करते हैं, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से करना है और अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के हिसाब से करना है। सीपीसी से बाउंड नहीं है वो, सीपीसी से बाउंड नहीं है। अपन ऊपर सिर्फ जो अपन ने ऑर्डर 26 कमीशंस के लिए पढ़ा, और अपने 11 में जो ऑर्डर 26 कमीशंस के लिए पढ़ा, और जो अटैचमेंट ऑफ सैलरी ये सब पढ़ा ना अपन ने सेक्शन 60 के हिसाब से, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया था। ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो दी प्रोसीजर बाय सिविल प्रोसीजर कोड, उसको सिर्फ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है कैसे भी करके, और इसमें जो जो दिए रहेंगे। लेकिन हाँ, उसके पास जो पावर्स रहेंगी वो सिविल प्रोसीजर, वो सारे सिविल कोड की रहेंगी, जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सिविल कोड को पावर दी गई है। समन की, अटेंडेंस एनफोर्स करने की, डिस्कवरी रिक्वायर करने की, जो डिसीजन है खुद का उसको रिव्यू करने की, कमीशंस इशू करने की, पिटीशन डिसमिस करने की। जैसे अपन देख सकते हैं कि अपन 96 के 3 सीपीसी में सेक्शन 96 के 3 में बताया गया है कि जो अपील होती है वो एक्स पार्टी से नहीं होगी। तो एक्स पार्टी ऑर्डर 9 रूल सॉरी ऑर्डर 9 के रूल 6 में दिया हुआ है कि एक्स पार्टी भी प्रोसीड कर सकती है। तो पार्टीशन जो पिटीशन है वो एक्स पार्टी भी डिसमिस कर सकती है। ये सारी पावर्स रहेंगी। उसके साथ सेट असाइड करने की भी रहेगा। कोई ये एक्स पार्टी पार्ट कर दिया है तो ऑर्डर 9 में जैसे रूल 13 था सीपीसी में, वैसे ही इसमें भी इनके पास सेट असाइड करने के लिए रहेगी, लेकिन एप्लीकेशन वो लगेगी इसी में 10 के एफ में, अंडर सेक्शन 10 एफ में लगेगी। वो एप्लीकेशन लगेगी अपनी सेक्शन 10 एफ में, जो एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है ना, अब इसको सेट असाइड करने के लिए, मतलब इसको रिवर्स करने के लिए ये लगेगी। रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे, एलआरस रहेंगे, उनको ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए, कोई और भी चीज़ जो उनको लगे कि हाँ यार ठीक है, लग सकता है ये चीज़ वाजिब है, लाजमी है, उनको जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को लगेगा ना, वो ये कर सकती है अदर एनी अदर मैनर, ठीक है। लेकिन हाँ, वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए। और हाँ, कुछ कहीं कहीं तक उनके इनहेरेंट पावर्स भी होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ अच्छे से। अब नाउ लेट अस फोकस अपॉन दिस। रेंट कंट्रोलर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी एडजमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग रीजन देयरफॉर इन राइटिंग। मतलब कोई भी एडजमेंट देना है तो पहले एक लिखित, जबकि अपन जैसे नॉर्मल अपन मांग लेते हैं ना कि मुझे एडजमेंट चाहिए, अपन सीधा बोलकर ओरली मांग लेते हैं, बट इसमें उनको रिटन देना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको क्या आईपीसी इज नॉट इन्फोर्स, तो अपन को ये वाले सेक्शन रिप्लेस करके बीएनएस के साथ पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, सीपीसी का सेक्शन इसमें 195 सीआरपीसी का, और सीपीसी का 193 और 228 को आप एक बार रिवर्स कर लीजिएगा बीएनएस और बीएनएसएस के हिसाब से। राइट एंड ऑब्लिगेशंस मैंने पहले डिस्कस किया था अपन ने, उस हिसाब से देखना है। राइट एंड ऑब्लिगेशंस शेड्यूल्स में दिए हुए हैं, इसमें शेड्यूल 1 में दिया हुआ है जो टीनेंट के पास राइट्स है, और बाकी रेंट कंट्रोलर के पास भी अथॉरिटी है कि वो इन सारे राइट्स को सिक्योर करे, और जो भी उसको वैलिड लगता है, जो भी उसको जस्टिस को सिक्योर करने के लिए या भी उसको प्रिवेंट करने के लिए लगता है, वो सारे
स्टेप ले सकता है। और जो लैंडलॉर्ड के राइट हैं वो शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं। आप एक बार शेड्यूल्स देख लेंगे तो वो बहुत कॉमन बेसिक प्रूडेंस वाले राइट्स हैं जो आपको पता हो एज अ टेनेंट और एज अ लैंडलॉर्ड आपके पास होते हैं। ये वो वाले राइट्स हैं, ठीक है। पर ये प्रोविजो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कोई भी तरीका का क्लैश होता है इंटरेस्ट का लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, और कोई पॉइंट ऑफ डाउट आता है कि हाँ वेदर दिस इज राइट और वेदर ये कोई राइट है या फिर लाइबिलिटी है या फिर सॉरी राइट है या कोई ऑब्लिगेशन है, या तो टेनेंट का या तो लैंडलॉर्ड का, तो जो बेनिफिट रहेगा ना वो टीनेंट के उसमें रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं प्रिजम्पशन किसके फेवर में ले जाएगा, हमेशा टीनेंट के फेवर में। तो प्रिजम्पशन जो रहेगा टीनेंट के लिए लिया जाएगा। अगर कोई और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है लैंड और टीनेंट के बीच में, या कोई पॉइंट ऑफ डाउट होता है रिटर्न पोजीशन रिटर्न करने के लिए कि किसको दें, किस मान के चलिए उस टाइम पे बिक गया घर और वो सोच रहा है किसको मुझे पोजीशन वापस करना है, तो भी बेनिफिट जो अपना जो बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं सॉरी, इसमें अपन बोलेंगे प्रिजम्पशन जो रहेगा ना वो अपन लैंडलॉर्ड के फेवर में लेंगे। इसमें अपन जो भी प्रिजम्पशन लेंगे वो लैंडलॉर्ड के फेवर में लेंगे। लैंडलॉर्ड शैल हैव ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, उसके ऑब्लिगेशन शेड्यूल 3 में दिए गए हैं, और रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल के पास दोनों के पास उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए एक्ट करना ज़रूरी है। टीनेंट के पास जो ऑब्लिगेशंस रहेंगे वो शेड्यूल 4 में दिए हैं। अपन शेड्यूल 4 पढ़ेंगे ना जब उसमें शेड्यूल 4 में एक और शेड्यूल 4 की बात आई थी, अपन देखेंगे एंटी 10 जिसमें अपन ने जिक्र किया था, एंटी 10 बोलते हैं उसको, अपन ने जिक्र किया था इसमें, विच इज सोशल न्यूसेंस जो है ना वो एंट्री 10 में दी हुई है शेड्यूल 4 के, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और शेड्यूल 4 में ऑब्लिगेशंस भी दी हुई है। चलो यहाँ तक हो गया। any willful attempt or any act by landlord to undermine or deny to the tenant the rights available to him, मतलब अगर कोई विलफुल अटेम्प्ट जो सर लग रहा है कि यार ये विलिंगली किया है किसी लैंडलॉर्ड ने ताकि टेनेंट अपने राइट्स को एंजॉय ना कर पाए, जो कि शेड्यूल 1 में नियत है, उसके लिए उसको 5,000 तक का और सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने तक की सजा, इसको अपन लिख देते हैं अलग से, 3 मंथ, या ₹5,000 दे सकता है या बोथ दे सकता है, ठीक है। और ये कौन देगा? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोलर, इनमें से कोई भी दे सकता है, ठीक है। और कोई विलफुल अटेम्प्ट है, सॉरी, एनी विलफुल अटेम्प्ट और एक्ट बाय टीनेंट, टीनेंट के द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया गया है कि जो इससे डिनाई हो जाए लैंडलॉर्ड को, जो डिनाई लैंडलॉर्ड के राइट्स है ना उसको देने के लिए उसने मना कर दिया, मतलब जो वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है लैंडलॉर्ड के अपने राइट्स, बिकॉज ऑफ एनी विलफुल अटेम्प्ट बाय द एक्ट ऑफ टीनेंट, जो कि शेड्यूल 2 में उसके नियत है, लैंडलॉर्ड के जो राइट है वो शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं, तो उसको और जो ऑफेंस बनेगा सेम पनिशमेंट, सेम 3 मंथ्स, ₹5,000 बोथ, और जो 3 महीने की रहेगी वो रहेगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कुछ रिग्रेस वगैरह नहीं, क्योंकि छोटे मोटे मैटर हैं, 3 सज़ा तो किसी को मिलती भी नहीं है इसमें, ₹5,000 का जुर्माना भी नहीं लगता है, 5,000 से कम तक का जुर्माना देना है तो इसमें 1,000-2,000 दे के चल जाता है। अपील एज यू नो दैट रेंट कंट्रोलर के अथॉरिटी सॉरी रेंट कंट्रोलर की जो अपील जाएगी वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, ठीक है, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। अब ये पनिशमेंट भी याद रखिएगा, पनिशमेंट सब में सेम ही है, तो इतना कुछ डर की बात नहीं है, पनिशमेंट सब में जहाँ भी पनिशमेंट की बात है जस्ट सेम है, नॉट एक्सक्लूडिंग 5 साल से ज़्यादा तक, सॉरी 5,000 से ज़्यादा की फाइन नहीं मिलेगा और 3 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मतलब इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा। पावर टू मेक रूल्स ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट, और 30 डेज के अंदर उसको एनफोर्स हो जाना चाहिए। और रिपील एंड सेविंग, वही रिपील उन्होंने के पुराना 1961 वाला एक्ट रिपील कर दिया गया है। और उसके हाँ इसमें एक और चीज़ मेंशन करने वाली है कि जो पहले जो एक्ट जो चल रहे थे ना, एक्सक्लूजन ऑफ सेक्शन आई गेस सेक्शन 8 में दिया होगा, सेक्शन 8 में दिया होगा इफ आई एम नॉट श्योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 9 में दिया हो, हाँ आई गेस सेक्शन 7 में दिया होगा, जस्ट अ मिनट, ए 6 में दिया है, सॉरी आई गेस सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि सारे उसके जो कोर्ट्स के, हाँ ये सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि जो कोर्ट्स हैं सारे उसके उसका जुरिडिक्शन एक्सक्लूड हो जाएगा इससे। आर्टिकल्स आपको याद रखने 136 और
which states about the jurisdiction of Supreme Court in these matters, and Article 226 which states of the jurisdiction of exclusive jurisdiction of high courts. इन सबको छोड़ के बाकी सारे सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन के तो मामले नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट सारे एग्जाम्प्ट होंगे, सिर्फ ट्रिब्यूनल सुनेगा मामले, वो भी रायपुर में सुनेगा, और बाकी अगर जगह सुन सकता है जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे. एंड दिस वाज द एक्ट फॉर टुडे. एंड आई गेस यहाँ तक इस चीज़ तक आपको क्लियर होगा. आपको जो भी इस चीज़ में कमी लगी हो, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो. एंड इट वाज that much, and I would like to say thank you everyone.